जी, हम लोग शायद कुछ तकनीकी समस्या आ रहा है। हम लोग इस बातचीत की अपनी रिकॉर्डिंग को जो है यूट्यूब चैनल पे हम लोग चलाएँगे बाद में। अभी हम लोग अपना बातचीत आरंभ करते हैं। थोड़ी तकनीकी समस्या के कारण विलंब भी हुआ हमें। तो आज का हम परिचय करा दें अपने जो भी हमारे साथ व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उनको हम बता दें कि आज ग्रेनो न्यूज़ के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे अकेलापन और अवसाद से कैसे उबरें और साथ ही इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और एक आम युवक या आम लोग कैसे जो है इससे बच सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आनंद प्रताप सिंह, हमारे साथ ध्यानाचार्य और धर्म प्रणेता जैन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अजय जैन जी। साथ ही हमारे साथ युवा विचारक राहुल सेठ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम विस्तार से बातचीत करेंगे अवसाद और अकेलेपन से कैसे उभरे उसके बारे में। सबसे पहले जो है अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो अगर 2014 की ही अगर बात करें सिर्फ एक स्पेसिफिक ईयर की, तो दुनिया में जो है लगभग 9 लाख लोगों ने सुसाइड किया है सिर्फ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का 17.5% जो है वो जनसंख्या के हिसाब से आबादी जो है हमारे देश भारत में रहता है। तो ठीक उसी अनुपात में लगभग 17% लोग जो हैं वो इंडिया से हैं, यानी 1,35,000 लोग जो है वो भारत से जुड़े हुए हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। और अगर इस लॉकडाउन के दौरान भी देखें तो अब तक की जो रिपोर्ट है अलग अलग सोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो लगभग 28 लोगों ने जो है वो सुसाइड किया है। तो इस तरीके से कई सारे आंकड़ा है। तो सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इसका वजह क्या होता है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। जी प्रोफेसर साहब। जी, बहुत सबसे पहले तो मैं ग्रेनो न्यूज़ की पूरी टीम को इतने ज्वलंत प्रसंग को उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम से जो भी व्यूवर्स जुड़ेंगे और जिन लोगों तक भी हम सभी लोगों की बात पहुंचेगी, वो सभी लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। आज का जो विषय आपने उठाया है कि अवसाद और अकेलापन कैसे लोगों को प्रभावित कर रहा है और अंततः बहुत सारे लोगों के लिए ये उनके उनके जीवन लीला को भी समाप्त करने के लिए मुख्य कारण बन जा रहा है। अभी रिसेंट में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी ने आत्महत्या करी, उसके बाद से इस पे परिचर्चा और चर्चा और तेज हो गई है। अगर हम देखें तो सुसाइड कभी भी अपने आप में एक अकेला ये नहीं कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति है, बल्कि इसके साथ साथ अवसाद हमेशा जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। बिना डिप्रेशन के कोई सुसाइड नहीं कर सकता है। और ये भी देखा गया है कि जब मॉडरेट लेवल तक का डिप्रेशन अगर किसी को होता है, तो उस समय उनके अंदर सुसाइडल आइडियाज ज़्यादा आते हैं और सुसाइड करने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। जैसे अभी आप डेटा की बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसलिए वर्ल्ड वाइड भी हमारे देश में डिप्रेशन की संख्या बहुत ज़्यादा है। डिप्रेस कंट्री के तौर पे हमारे कंट्री को देखा जाता है, क्योंकि हम ओवरऑल पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, इसलिए डिप्रेशन की भी पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो जो कॉमन साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, जिनमें डिप्रेशन और एंजाइटी इस तरह की समस्याएं आती हैं, लगभग 15% तक उसका प्रेवलेंस रेट है। ये वो रेट है जो लोग मानसिक अस्पतालों में या क्लिनिक में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक अस्पतालों और क्लिनिक में नहीं आते हैं, क्योंकि मानसिक परेशानियों से जुड़े हुए हमेशा एक स्टिग्मा देखते हैं कि हमेशा इस रूप में देखा जाता है कि अगर हम किसी मानसिक रोग के विशेषज्ञ से बात करते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक से बात करते हैं तो हमको पागल समझा जाएगा। तो ये जो एक स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा से बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। तो अनरिपोर्टेड डेटा जो है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, उसकी संख्या तो लगभग 25% तक मानी जाती है। लेकिन 15% संख्या ऐसी है जो वो लोग हैं जो क्लिनिक में और मेंटल हॉस्पिटल्स में या डॉक्टरों के पास आके अपनी समस्या के बारे में रिपोर्ट करते हैं। अब ये जो 15% तक के लोग हैं, डिप्रेशन होता क्यों है, अवसाद होता क्यों है? तो ज्यादातर डिप्रेशन के लिए 3 प्रमुख कारण जो है जिम्मेदार होते हैं।
एक कारण वो हो गया जो जेनेसिस में है कि किसी परिवार में अगर जेनेटिक हिस्ट्री रही है, हेरिडिटरी हिस्ट्री रही है, तो निश्चित तौर पे देखा गया है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य आने वाले समय में उसके अंदर डिप्रेशन डेवलप करने की प्रोनेस ज़्यादा रहती है। तो जब भी लाइफ की कोई कठिन परिस्थितियां उनके सामने आती हैं जिससे वो अपने आप को उभरने में असक्षम महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग डिप्रेशन डेवलप कर लेते हैं। तो एक तो कारण ये हुआ कि जो लोग जेनेटिक कारण रखते हैं, हेरिडिटरी कारण है, तो जेनेटिक लोडिंग की वजह से, जेनेसिस की वजह से, फैमिली जेनेसिस की वजह से उनके अंदर अवसाद या डिप्रेशन के कारण होते हैं। दूसरा ये है कि हो सकता है किसी के अंदर कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं हो, फिर भी लगातार अगर उसके जीवन में कोई न कोई स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, ऐसे स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, ऐसे दबाव आ रहे हैं, ऐसे तनाव आ रहे हैं, जिसमें वो अपने आप को उनसे उबरने में या उनको टैकल करने में बहुत मजबूत नहीं महसूस करता है, तो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेज आते हैं। ब्रेन में जो केमिकल्स होता है, ब्रेन केमिकल्स में चेंजेज आते हैं। ये चेंजेस भी 2-3 तरह के होते हैं, और वो जो चेंजेज आते हैं जिसमें हम एक सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रोल होता है, गाबा का रोल होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का रोल होता है। तो इस तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर इनके सिक्रेशन में इम्बैलेंसेज आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, या उनका रेगुलेशन एप्रोप्रिएट तरीके से ब्रेन में नहीं होता है, तो ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे अवसाद या मानसिक बीमारी डेवलप कर लेता है। तीसरा कारण जो होता है, जो लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से जुड़े होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो मुख्यतः तनाव या जीवन में जो स्ट्रेसर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। डिप्रेशन के जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनका जो उनकी प्रकृति होती है वो हमेशा फीलिंग ऑफ लॉस से जुड़े होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये महसूस करे तो उसने जीवन में आत्मसम्मान खो दिया, या कोई व्यक्ति ये महसूस करे कि वो जीवन में बहुत बड़ा कोई बिजनेस में उसका लॉस हो गया, कोई व्यक्ति ये महसूस करे कि उसके नियर एंड डियर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, जो मतलब उसका कोई लव्ड वन था जो अब उसके जीवन में नहीं है। तो जब भी लॉस की फीलिंग होती है, कुछ खोने की भावना होती है मन में, और उस भावना से व्यक्ति अपने आप को उबार नहीं पा रहा है, उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति में अवसाद पैदा कर सकता है। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा इसके कैसे उभरने का तरीका है उसके बारे में जानने के लिए। अब हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि जैन साहब जो है बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी हैं। आप अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग तबके के लोगों के साथ हमेशा लगातार जुड़े रहे हैं, तो आपके पास एक लंबा अनुभव है। तो उसी अनुभव से जैन साहब हम समझना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या होती है अवसाद का या अकेलापन का, जिसमें लोग इस तरह के निर्णय ले लेते हैं कि अपनी जान को गवा बैठते हैं। जी जैन साहब। जैन साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी अभी भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जैन साहब। जी नहीं जैन साहब, आपकी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे 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 तक। आपकी आवाज नहीं आ रही है जैन साहब, आप एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लें। जी तब तक हम राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी से समझना चाहेंगे कि राहुल जी, जैसा भी प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया, हमने भी एक छोटा सा आंकड़ा जो है वो पेश किया। आप युवाओं के बीच रहते हैं, आप अलग अलग सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं नियमित रूप से। तो आपसे समझना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान समय में देखें तो छात्र या युवा प्रतिदिन, एक रिपोर्ट की अगर बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो प्रतिदिन लगभग 28 युवा जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। आखिर क्या इसकी वजह होती है, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी राहुल जी। राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार अपने आवाज को कर लें, सही कर लें। जी 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 अब आपकी आ आवाज रही आ है। रही है।
तो रोहित जी देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बात बताई है वो बड़ी जी टेक्निकल बात है। जी राहुल जी, मैं 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, थोड़ा जैन साहब का चेक कर ले। जैन साहब, आपको मेरी आवाज जा रही है? आप कुछ बोले, आप, मैं एक बार आवाज टेस्ट कर लूंगा। जी जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी मेरी जी, आवाज अब आप, जी जैन साहब आप अपनी बात रखें। राहुल जी, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। जैन साहब अपनी बात रखें आप। जी देखिए, जो विषय की आज हम बात कर रहे हैं, ये विषय आज का नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और सुसाइड और आत्महत्या के केसेस या अवसाद के केसेस जो हैं, ये बहुत सालों से आ रहे हैं। मेरे अपने करियर में तकरीबन 35 साल मुझे ध्यान की कक्षाएं लेते हुए और ध्यान कराते हुए हो गए हैं लोगों को। और तरह तरह की समस्याएं लेकर लोग आते भी रहे हैं। और बहुत साल से ये हो रहा है कि आधी रात को कोई फोन आ जाता है कि हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बस अभी हम तो मरना ही चाहते हैं। तो एक क्या है कि ऐसे लोगों को कोई किसी तरह का आउटलेट नहीं मिलता है, कोई बात करने वाला उनके साथ नहीं होता है। कई बार जो बात करने वाले होते भी हैं, वो उनकी बात की गहराई को समझ नहीं पाते हैं, वो उनके अवसाद को समझ नहीं पाते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये अवसाद होता क्यों है, ये इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारे रिलेशंस भी हो सकते हैं कि किसी रिलेशन से हमने कोई उम्मीद लगाई है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। हम बहुत ज्यादा अटैच्ड कहीं से होते हैं, लेकिन वहां से हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो फिर हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जो है वो धीरे 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 और गहरा होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, या हम सोचने लगते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो बस जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। तो ये जो टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी जो हमारे भीतर हो जाती है, इसका कारण सबसे ज्यादा है कि हम जो है कुछ अपेक्षाएं लोगों से ज्यादा कर लेते हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा अपेक्षा करने लगते हैं, उम्मीद ज्यादा करने लगते हैं, जिस पर सामने वाले खरा नहीं उतरते हैं। और फिर हम ही अपने आप को किसी ना किसी तरह से उस बात के लिए जिम्मेदार समझने लगते हैं कि कहीं हमने कुछ गलत कर दिया, या हमसे गलत हो गया, या कोई हमसे संबंध क्यों नहीं रख रहा है। तो वो फिर अवसाद में जाकर के और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। यही स्थिति एक आपके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर भी हो सकती है कि आप जो है जितना कमाते हैं, या जो कमा रहे थे वो कमाई खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं कि मुझे और कमाना चाहिए। तो क्या होता है कि जो वो जो एक कारण बनता है, या आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जिनको आपकी कमाई पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर आप लड़ते 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 धीरे धीरे थकने लगते हैं। हम इसको अगर अध्यात्म की भाषा में कहेंगे, तो आपकी जो प्राण शक्ति है, जो वायु प्राण ऊर्जा है आपकी, वो क्षीण होने लगती है, धीरे धीरे वो अवसाद में बदलने लगती है। आपका प्राण जो है, आपके जो श्वास है, जो आपकी वायु है, जो शरीर में पूरे सभी चक्रों में के अंदर होकर जाती है, वो धीरे 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 कम होने लगती है, लुप्त होने लगती है, उसका उतना वेग रह नहीं जाता है। और ये एक शरीर के अंदर दोयम प्रक्रिया होती है, ये मानसिक भी होती है, ये भौतिक भी होती है। हम लिथार्जिक होते चले जाते हैं, हम धीरे धीरे जो है अपने सारे बॉडी के जो हमारे स्ट्रेंथ है उसको छोड़ने लगते हैं, एक तरह के हम सरेंडर में आ जाते हैं। हमारे अंदर जो लड़ने की भावना होती है, या जो हमारे अंदर एक ऐसी भावना होती है कि हाँ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, या हम कुछ भी पा सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब वो कम होने लगती है, तो एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर जो है, वो टूटने लगती है, वो समाप्त होने लगती है। और जब इच्छा शक्ति समाप्त होती है, तो फिर कहीं अंदर एक डिप्रेशन और ज्यादा गहरे में बैठ जाता है, अवसाद और गहरे में बैठ जाता है, और हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल बेकार हैं, और हमारे जीवन में अब कुछ रस नहीं बचा, कुछ हमारे जीवन में अब बचा नहीं है जिसका हम कोई कोई सार्थक उपयोग कर सकेंगे, या हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई तात्पर्य नहीं रह गया। एक तो फिर कमतर या हीनता की भावना जो बोले तो उस तरीके से आने लगती है। जी, एक हीनता की भावना आ जाती है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जहां आप जीवन में शुरुआत करते हैं बहुत सुपीरियर होकर के, बहुत अच्छे होकर के, बहुत जोश से आप शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से आप शुरुआत करते हैं, लेकिन बाहरी कारण कुछ ऐसे बनते चले जाते हैं जो धीरे 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 आपके अंदर का जो जोश है, आपके अंदर की जो उमंग है, वो समाप्त होने लगती है, वो कम होने लगती है। और फिर धीरे धीरे लोगों का साथ भी आपको कम मिलता है। अब हम बहुत से लोगों पर डिपेंड भी करते हैं। मेरे पास जो फोन आते हैं लोगों के, उसमें ये होता है कि जिन पर वो डिपेंड करते थे वो लोग अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या वो लोग उनकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, या वो कह तो देते हैं अच्छा मिलते हैं बात करते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो टाइम देते हैं तो भी नहीं मिल पाते हैं।
तो होता क्या है कि ऐसे में वो आदमी धीरे धीरे और अकेला हो जाता है और एकाकी हो जाता है। वृद्ध जनों में भी ये समस्या देखी गई है। आज ही पुणे में सुबह एक परिवार ने आत्महत्या कर ली है, कारण मुझे अभी नहीं पता क्या रहा है उनका, लेकिन 4 लोगों ने आज सुबह ही पुणे में आत्महत्या की। तो कोई फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, कोई इमोशनल जी, रीजंस हो अलग सकते हैं। अलग कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं जैन साहब दोबारा आऊंगा आपके पास। जी राहुल भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा और हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि राहुल जी जो हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और काफी लंबे समय से जो है वो सामाजिक मुद्दों को लेकर के आंदोलनों में भी, कई आंदोलनों में भी शामिल रहे हैं। तो राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये छात्रों के बीच या युवाओं के बीच खास करके इस तरह की भावना जो है वो देखा जाता है, तो आखिर इसकी वजह क्या-क्या हो सकती है, क्या-क्या है? देखिए रोहित भाई, जो सिंह साहब ने और जैन साहब ने जो बताया है वो बहुत टेक्निकल रीजंस हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो रीजन है जिनको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारे आपस में जो युवा हैं, छात्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, बाहर नौकरियां कर रहे हैं, कुछ लोग आईएएस पीसीएस भी हैं, कुछ लोग राजनीति में बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ मैं बच्चों को भी देखता हूँ जो जूनियर्स हैं। तो जो रोहित भाई, एक बात निकल के सामने आती है, जो अकेलापन और डिप्रेशन, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये अकेलेपन से चीजें शुरू होती हैं और डिप्रेशन तक जाती है। देखिए, जो मैंने अभी तक महसूस किया है, ये जो सबसे पहले आता है अकेलापन। अकेलापन क्या है, लोग टोटल डिपेंड हो जाते हैं। उन्हें क्या है, किसी खास चीज के लिए डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आपकी, मुझे अगर ब्रिटानिया का बिस्कुट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। मतलब लोगों के प्रति मैंने ये देखा है कि इस प्रकार की चीजें जनरेट हो जाती है। दूसरा है कि उसका लेवल ऑफ ईगो बढ़ जाता है। मैंने ये अक्सर महसूस किया है कि जो लेवल ऑफ ईगो है कि जी मुझे नहीं बुलाया, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, जहां वो जाएगा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये धीरे धीरे क्या है, उसको उस मुख्य धारा से शिफ्ट करने लगता है। फिर वो क्या करने लगता है, अकेला अपने आप में रहना शुरू कर देता है। और जब वो अकेला अपने आप में शुरू करता है तो फिर क्या, वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, आप बात करते हैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन ऐसा नहीं है, डिप्रेशन कई प्रकार के डिप्रेशन है। मैंने देखा, मैं महसूस करता हूँ, आपको जान के हैरानी होगी, मेरे पास परसों एक फोन आता है शाम को, और फोन आके मुझसे बोलता है इमरजेंसी में, सर आप कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ, घर पे आते हैं। बोले नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप बाहर आइए। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर की तरफ आता हूँ, रोड की तरफ। आपको जान के हैरानी होगी, वो इसलिए परेशान था कि उसने बोला कि सर मेरे साथ वाले 4 लोगों को निकाल दिया है, कहीं हो सकता है मुझे भी ना निकाल दें। तो मैंने सिर्फ उससे इतना बोला कि मेरे भाई, आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा है? आपके पास थोड़ा बहुत तो बैलेंस होगा, नहीं होगा तो आपके दोस्त हैं, घर हैं, परिवार वाले हैं, आप क्यों इतना टेंशन में हो? आप लिटरली, उसका बीपी 148 था, 148 उसका बीपी था। वो इतना ज्यादा परेशान था, जबकि उसकी सैलरी ठीक ठाक है, उसको नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन 4 लोगों के साथ वो दुर्घटना घट गई है। उसको सोच सोच के उसके अंदर डिप्रेशन आ गया है। तो ये मैंने कल परसों की बात है ये। दूसरी चीज डिप्रेशन की जो मैंने देखी है, वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। जब आप किसी के साथ ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे और जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है, तो वाकई में बहुत ज्यादा दुख होता है। ये हमने आपने अपने जीवन में महसूस किया है। दूसरी चीज कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो लोग, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। वो गैप कैसा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा रोहित भाई। जैसे सपोज करो मेरा कोई दोस्त पीसीएस हो गया, वो मेरे साथ ही पढ़ता था, और जब वो मेरे साथ पढ़ता था वो पीसीएस हो गया, तो अंदर से एक भावना आ जाती है, यार वो पीसीएस हो गया, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। मैं अगर उससे बात करूंगा तो वो कैसे सोचेगा, वो क्या करेगा। धीरे धीरे क्या हो जाता है, आप अपने नियर वंस और डियर वंस के साथ एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है। ये सबसे ज्यादा, अगर मैंने डिप्रेशन के दौर में अगर मैं देखा है कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो अपने नियर वन से, डियर वन से, घर परिवार रिश्तेदार दोस्त से धीरे धीरे अपने आप को हटा लेते हैं कि कहीं मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तैयारी कर पा रहा हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी चीज मैं आपको रोहित भाई एक चीज बताऊंगा कि कंपैरिजन का बड़ा फर्क है। मतलब कि मैंने आप देखा है अपने जीवन में, कई लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक जी नया बिल्कुल। खिलाड़ी आएगा, 2 साल खेलेगा, वो अपने आप को सचिन तेंदुलकर हो गएगा, सचिन के पास इतना पैसा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि सचिन के पीछे की कितनी मेहनत है। एक चीज और मैं बोलूंगा कि एक, जिस इंडस्ट्री में हम हैं और सामाजिक इंडस्ट्री में, लोग क्या, एक गॉडफादर की तलाश करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा गॉडफादर होना चाहिए, अगर मेरा गॉडफादर होता तो मैं यहाँ नहीं यहाँ पहुंच जाता। लेकिन
मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान को अगर गॉडफादर बनाना चाहिए तो गॉडफादर बनाए अपनी मेहनत को, गॉडफादर बनाए अपने काम को, गॉडफादर बनाए उस शहर को जिस शहर में वो काम कर रहा है, गॉडफादर बनाए उस जगह को जिस जगह पर वो काम कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद वो कंपेयर नहीं करेगा। वो कंपेयर नहीं करेगा तो उसकी दौड़ खुद उससे होगी। वो दिन पे दिन कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा उसके अंदर निखार आएगा। वो कंपेयर नहीं करेगा दूसरों से, वो खुद से लड़ेगा और खुद को अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल राहुल जी, मैं पुनः आऊंगा आपके पास। अब जो है अपनी बात को, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब मैं प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहूंगा सबसे पहले कि आखिर जो हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, ये कैसे एक आम व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे साथ वाले व्यक्ति या जो मेरे पास में रह रहे हैं, जो मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, वो अवसाद में है या अकेलेपन की भावना से ग्रस्त है। इसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाए वो, और इसे उबरने के क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं? जी प्रोफेसर साहब। जी देखिए, कुछ लक्षणों के बारे में पहले भी हमारे जो साथी वक्तागण हैं राहुल जी और आचार्य जी, उन लोगों ने भी चर्चा करी उस पर कि अवसाद के अगर लक्षणों की बात किया जाए तो सबसे पहले तो ये है कि व्यक्ति उदास रहने लगता है। वो कोई भी हंसी मजाक की भी अगर बात हो रही है तो उसमें वो शामिल होना या उस हंसी मजाक को महसूस करने की प्रवृत्ति उसकी कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करता है। अगर आप उससे बात करिए तो हमेशा ये महसूस करेगा कि नहीं, वो थका थका सा है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, वो कोई कार्य करने की बिल्कुल ही अपने मन में ललक नहीं रखता है। तीसरा जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, जैसा कि अभी आचार्य जी भी कह रहे थे, कि उसका जो सामाजिक मिलना जुलना है वो कम हो जाता है। वो ज़्यादातर अकेले रहने की कोशिश करने लगता है। तो सोशल विड्रॉल की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे लोगों की। चौथी बात यह है कि जो भी सुसाइड करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पे सुसाइड करने के कुछ दिन पहले से, हो सकता है हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले से, जीवन के बारे में, जीवन के महत्व के बारे में और जीवन के मूल्यों के बारे में वो कुछ बातचीत जरूर करने लगते हैं अपने आसपास के लोगों से कि जीवन बेकार है यार, कोई मतलब नहीं है इसका है, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो पाया, हम जीवित हैं इसका कोई कारण ही हमको नहीं समझ में आता है। तो इस तरह की कुछ नकारात्मक बातें जीवन मूल्यों से संबंधित, जीवन के अर्थ से संबंधित, वो अपने आसपास के लोगों से जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर आत्महत्या का विचार मोमेंट्री आया और तुरंत का तुरंत उसने आत्महत्या कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक ऐसी श्रृंखला चलती है विचारों की जो लंबे समय से चलती आ रही है। अब अगर हम आगे की बात करें विचारों को लेकर के, तो ऐसे लोग हमेशा ये देखा गया है कि अपने विचारों में जड़ता रखते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप एक सूखी लकड़ी या छड़ी को पकड़िए ऐसे हाथ में और बीच से उसको कस के जकड़ लीजिए, और अगर किनारे पे अगर मान लीजिए आप जोर दीजिए तो धीरे धीरे जैसे आप जोर बढ़ाते हैं एक टाइम के बाद ये लकड़ी बीच से टूट सकती है। लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि आप कोई ऐसी हरे बांस की छड़ी को पकड़े हुए हैं और उसके किनारे पे अगर आप वजन डालिए तो जैसे जैसे आप वजन बढ़ाएंगे धीरे धीरे वो उसके लचीलेपन की वजह से झुकती, जी, तो वो झुकती जाएगी। और झुकने के बाद वजन जिस दिन जैसे ही वजन हट जाएगा तो वो धीरे धीरे पुनः अपने वर्तमान स्थिति में आ जाती है। हमारे विचार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर मान लीजिए आप विचारों में जड़ता रखते हो, दृढ़ता रखते हो, उसमें लचीलापन नहीं है, तो निश्चित तौर पे एक समय के बाद आप ब्रोकन फील करते हो, आप टूटे हुए महसूस करते हो। ऐसी स्थिति में आत्महत्या की प्रवृत्ति, अवसाद बढ़ने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप विचारों में लचीलापन रखते हो तो जीवन में जब भी कोई दबाव आता है, कोई तनाव आता है, तो वो लचीलेपन की वजह से आप झुकते तो हो, दुख होता है, दर्द भी होता है, लेकिन वो जो लचीलापन है आपको झुका देता है। समय एक जैसा होता नहीं है। जैसे ही वो विपरीत परिस्थिति आपके जीवन से दूर होती है, पुनः आप उसको रिजुविनेट कर लेते हो, अपने वर्तमान स्थिति में आप आ जाते हो। तो ये जो विचार हैं, ये विचार 3 तरह के होते हैं। जो नकारात्मक विचार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो नकारात्मक विचार सेल्फ से जुड़े हों, जो स्वयं से जुड़े हों। जैसे जो अवसाद ग्रसित व्यक्ति है या जो आत्महत्या के लिए अपने मन में विचार रखता है या प्रवृत्ति रखता है, तो वो नकारात्मक विचार सेल्फ से जुड़ा हुआ रखेगा। जैसे
मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, मेरे जीवन में मुझे कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, मेरे जीवन का कुछ अर्थ नहीं रह गया है। तो एक नकारात्मक विचार होते हैं जो सेल्फ से जुड़े होते हैं, आत्म से जुड़े होते हैं। दूसरा नकारात्मक विचार होता है जो वर्ल्ड और सराउंडिंग से जुड़े होते हैं। लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, लोग दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं, मुझे कम महत्व देते हैं, लोगों का जीवन ज्यादा अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन ज्यादा खराब चल रहा है, लोगों के जीवन में हर तरह की खुशियां हैं, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। तो दूसरा जो नकारात्मक विचार होता है वो वर्ल्ड से, सराउंडिंग से, हमारे आसपास के लोगों से जुड़ा होता है। तीसरा जो नकारात्मक विचार होता है वो फ्यूचर से जुड़ा होता है और वो ज्यादातर हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा होता है कि जी करके क्या करेंगे, इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सारी दुनिया ही एक न एक दिन खत्म होने वाली है, सारे ही लोग एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। कोरोना का टाइम अगर जैसे है कि एक कोरोना वायरस आके लाखों लोगों का जीवन ले लिया, हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो ये तीसरा पैटर्न होता है जो नकारात्मक विचार होते हैं। तो ज्यादातर नकारात्मक विचार इन तीन कैटेगरी में हम लोगों को देखने को मिलता है, एक स्वयं से जुड़ा हुआ, एक सामाजिक जीवन और आसपास से जुड़ा हुआ, और तीसरा जो है वो भविष्य को लेकर के जुड़ा हुआ या जीवन के मूल्यों को लेकर के जुड़ा होता है। तो जब भी हमारे आसपास कोई व्यक्ति ज्यादातर अगर उदास रहने लगे, बातचीत में उसके सडनली कमी आ जाए, मिलना जुलना उसका कम हो जाए, अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन को दिखाए या बात न करने की इच्छा जताए या धीरे धीरे लोगों से कट के अलग रहने लगा है, तो अगर इस तरह की नकारात्मक बातें और इस तरह का उसके व्यवहार के अंदर बदलाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये एक इंडिकेशन है कि इस व्यक्ति में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवसाद से जुड़ी हुई हो गई है। इसके अलावा दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं। एक तो उसकी भूख कम हो जाती है, वो पहले की तुलना में कम खाना खाने लगेगा, और अगर कोई रुचिकर भोजन भी उसको दीजिए तो शायद वो रुचिकर भोजन भी अच्छे तरीके से नहीं खा पाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी ऐसे व्यक्ति जो अवसादग्रस्त होते हैं उनके अंदर नींद की भी समस्या आ जाती है। अगर वो पहले 6 घंटे 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो वर्तमान समय में अगर वो अवसाद से ग्रस्त हैं तो अवसाद से ग्रस्त के टाइम में उनके अंदर नींद कब हो जाती है, कभी वो 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 2 घंटे सो रहे हैं, कभी भी नींद उनकी पूरी नहीं रहती है। और जब भी वो सुबह उठते हैं उनसे आप पूछिए कि रात में नींद कैसी रही, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं फ्रेश नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोया ही नहीं रात भर। तो नींद की समस्या उनको उनके साथ जुड़ जाती है। तो ये कुछ मोटे मोटे लक्षण हैं कि नींद डिस्टर्ब हो जाना, खाने में कमी आ जाना, बातचीत नकारात्मक हो जाना, मन उदास रहना, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। अगर ये सारे इनमें से कुछ भी लक्षण अगर किसी के अंदर दिखाई दे, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में सारे लक्षण आए, किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण हो सकते हैं। जी, तो इनमें से अगर कोई भी लक्षण हमारे आसपास किसी व्यक्ति में नजर आए तो हमें निश्चित तौर पर उसके प्रति अपनी संवेदना और बेहतर कर लेनी चाहिए, और उसके प्रति हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे उसकी बेहतर मदद कर पाएं कि वो इस समस्या से बाहर निकल पाए। जी प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझाया। मैं जैन साहब से समझना चाहूंगा कि जी जैन साहब कैसे पहचाने और उबरने के क्या तरीका हो सकता है, और साथ ही अध्यात्म या ध्यान मेडिटेशन जो है कितना जो है वो कल्याणकारी हो सकता है इस स्थिति में, जबकि मानसिक स्थिति ऐसी हो, अवसाद और अकेलेपन जैसा तो उस हालात में। जी जैन साहब। देखिए, अवसाद के लक्षण तो अभी बहुत डिटेल में डिस्कस हो ही गए हैं, और क्योंकि व्यक्ति की अपनी जो हाव भाव है, अपना जो उसका व्यवहार है वो बदलने लगता है, और वो कोई घनात्मक रूप से पॉजिटिवली नहीं बदलता है, वो एक नेगेटिव रूप से बदलता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी उसके भीतर से आ रही है। वो अपने अंदर से ही कहीं नेगेटिव होता जा रहा है, वो अपने अंदर से ही कहीं ऐसा महसूस करने लगा है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। भविष्य में बहुत से लोग होते हैं जो भविष्य में योजनाएं बनाते हैं, जो भविष्य के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग होते हैं जो अपने आप को, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, प्रोफेसर साहब ने, कि अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, भविष्य से भी विड्रॉ कर लेते हैं। जीवन में कोई किसी प्रकार का टारगेट नहीं रह जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आज तक जो भी टारगेट थे वो तो अचीव कर नहीं पाए, उसमें तो कुछ हो नहीं पाया, तो आगे क्या होगा।
तो वो जो एक जीने की तमन्ना होती है वो समाप्त होने लगती है, कार्य करने की तमन्ना समाप्त होने लगती है और व्यक्ति की अपनी क्षमताएं भी कम होने लगती है, अपने भीतर से ही कहीं ना कहीं उसकी क्षमता कम होने लगती है। तो इससे उभरने के लिए जो ध्यान और मेडिटेशन का जो रास्ता है, ये एक टाइम टेस्टेड मेथड है, ये युगों युगों से चला आ रहा है। क्योंकि जब मनुष्य को अपने मन के बारे में पता लगा, अपनी बुद्धि के बारे में पता लगा, अपनी चेतना के बारे में पता लगा, तो मनुष्य को यह भी पता लगा कि दुख और सुख भी होते हैं और दुख और सुख की भी कुछ डिग्रीज हो सकती हैं। कोई दुख थोड़ा हो सकता है, कोई दुख बड़ा हो सकता है, कोई दुख उससे भी बड़ा हो सकता है, जो कि जाके अवसाद में बदल सकता है। तो इससे निजात पाने के लिए, इससे इससे अपने आप को उबारने के लिए ध्यान का जो माध्यम है, ये एक उत्तम माध्यम है। वो इसलिए भी मैं उत्तम कहूंगा क्योंकि अवसाद की शुरुआत कहाँ से होती है? अवसाद की शुरुआत आपके भीतर से होती है। तो उसकी जड़ कहाँ है? आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही है। तो जो चीज आपके अंदर है उसका इलाज भी आपके अंदर से ही करना पड़ेगा। तो ध्यान में जब आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि आपकी क्या पोटेंशियलिटीज हैं, आपके भीतर की संभावनाएं क्या हैं, जिन संभावनाओं को आज तक आपने देखा ही नहीं। क्योंकि एक तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपने लगा कि आपकी क्षमताएं हैं, आपकी संभावनाएं हैं, वो पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी भी संभावनाएं हैं जो कि आपके भीतर पूरी हो सकती है। और ये कैसे आएगा? ये पॉजिटिव एटीट्यूड से आएगा। और ध्यान क्या करता है? वो आपको पॉजिटिविटी देता है, वो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। ध्यान जो है एक प्रकार का सेल्फ सजेशन है। जो अवसाद है वो भी आपको अनकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 अंदर कहीं ना कहीं पलता जा रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, और एक दिन वो मैनिफेस्ट हो जाता है, एक दिन वो अवसाद, वो डिप्रेशन सामने आ जाता है। उसी तरह से ध्यान में ये जो पॉजिटिविटी है, ये धीरे धीरे अंदर आपके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, आपके फिर कॉन्शियस माइंड में आकर के उभर के सामने आ सकती है और आ जाती है। और आप अपने आप में इतने सक्षम हो जाते हैं और हो सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार के अवसाद से बाहर आ जाएं। ध्यान में जब आप जाते हैं तो कुछ विशेष क्रियाएं भी होती हैं जो आप करते हैं, जिसमें श्वास क्रिया हर ध्यान की पद्धति में कही गई है कि अगर आप अपने श्वास को साथ लेते हैं, अगर आप अपने श्वास पर कार्य करते हैं, तो आपके भीतर घनात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका पूरा आभा मंडल चेंज हो जाता है। और जब आपके अंदर की घनात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो फिर आपके मन में भी उमंग पैदा होती है, तरंग पैदा होती है, जीने की इच्छा शक्ति बढ़ती है और आप जीते हैं, और जीते ही नहीं है, बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। तो ध्यान में जाने से आपके जीवन में बहुत से ऐसे विशेष जो एक उपलब्धियां होती हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होती। आपका जो एकाकीपन होता है वो दूर हो जाता है, क्योंकि अब आपके विचारों में ऐसा नहीं रह जाता है कि आपको ये लगे कि कहीं आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। ध्यान भी एक सेल्फ सजेशन की टेक्निक है कि हाँ, अब हम ध्यान में हैं तो अब सब अच्छा हो। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को सिर में बहुत दर्द है और उसको सिर दर्द की गोली नहीं मिल रही है, तो आप एक साधारण गोली भी अगर उसको उठा के दे देते हैं और कहते हैं कि ये सिर दर्द की गोली है, तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। वो कारण क्या है? उसका कारण ये, उसको एक सजेशन मिल जाता है, एक सजेशन मिल जाता है कि हाँ, आप तो सिर दर्द की दवाई ले ली, अब सिर दर्द ठीक हो जाए। तो ध्यान भी वही सजेशन का काम करता है। ध्यान डायरेक्ट आपके लिए कभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं करता है, लेकिन ध्यान ऐसा जरूर करता है कि आपके जीवन में सब कुछ चमत्कारिक रूप से अच्छा होने लगता है, सब बढ़िया होने लगता है। और ध्यान की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिनका हम कभी बाद में भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जो प्राणायाम है या जो श्वास के जो ध्यान है वो इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हो सकता है कि बहुत से लोग हैं जो ध्यान करते भी होंगे, लेकिन ध्यान करते हुए ध्यान की सही प्रक्रिया क्या है वो भी जानना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तभी ध्यान भी उनके लिए कोई साथ में कोई एक ऐसा टूल हो सकता है जो उनको जीवन जीने के लिए प्रेरणा बन सकता है, जो उनको कोई अचीवमेंट्स में ले जा सकता है, उपलब्धियों में ले जा सकता है। तो ध्यान की कई प्रक्रियाएं, मैं फिर कहूंगा कि श्वास की प्रक्रिया सबसे आसान है, उसको हम कठिन ना समझें, ये ना समझें कि अरे श्वास ध्यान हम कैसे करेंगे या कैसे हो सकता है। तो उसमें कहीं किसी प्रकार से किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कुंडलिनी जागरण करना है, चक्रा जागरण करना है या कोई और उस तरह की उपलब्धि करना है। केवल सिंपल साधारण रूप से बैठना है, सुखासन में बैठना है, जैसे आप बैठ सकते हैं, लेट के करना चाहें लेट के कर सकते हैं, खड़े होके करना चाहें खड़े होके कर सकते हैं। केवल अपनी श्वास को देखना है, केवल अपनी श्वास पे ध्यान देना है। शुरुआत करें 5 मिनट से, 10 मिनट से, और दिन में 4-5 बार ऐसा करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी श्वास रिदम में आती है,
वैसे वैसे आपका मन भी रिदम में आता है, वैसे वैसे आपके विचार भी रिदम में आते हैं। और श्वास जो है वो आपके भीतर एक, क्योंकि प्राण वायु है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही श्वास भी उसे मिलती है, और जैसे ही ये मृत्यु घटित होती है श्वास भी चली जाती है। तो श्वास एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहती है, जिसके साथ ही जीवन है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव चीज हमारे साथ है जो कुदरत ने हमें दी है। इसे प्राण वायु कह सकते हैं, प्राण शक्ति कह सकते हैं, इसे आप वायु कह सकते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, लगातार प्रवाहित होती है और नासिका के माध्यम से हमें मिलती है। तो इस श्वास पे यदि हम काम करते हैं तो फिर ध्यान में हम किसी भी प्रकार की उपलब्धि में जा सकते हैं, और अवसाद से निपटने का ये सबसे अच्छा एक कारगर उपाय है। और मैं पिछले 35 साल से लोगों को बता रहा हूँ और सबको लाभ मिल रहा है, इसमें मिलता है और सब करते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस हैं, ज्यादातर तकरीबन मैं कहूँगा 100% ही ऐसे केसेस हैं जो कि सुसाइडल टेंडेंसी में थे, या जो अवसाद में थे, या बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, या हर बात में उनको नेगेटिव ही लगता था, वो सब भी लोग ठीक हो गए हैं और आज एक साधारण अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छे पदों पर हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक समय था कि बहुत ज्यादा गहरे अवसाद में थे। तो अवसाद को दूर किया जा सकता है, ध्यान से दूर किया जा सकता है, मेडिटेशन से दूर किया जा सकता है, और ये प्रैक्टिकली आप करेंगे तभी पता लगेगा। मेरे कहने से नहीं होगा, आपको अनुभव में लाना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है हम जो अवसाद की इतनी बात करते हैं, हमने कभी ये महसूस ना किया हो कि अवसाद वाले के साथ एक्चुअली बहुत होता क्या है, बहुत अंदर से वो किस तरह से महसूस करता है, क्योंकि हम उसका अनुभव नहीं देख सकते। उसी जी तरह जैन से साहब बिल्कुल। उसमें जी ध्यान में आप स्वयं ही जाएंगे तो आपको अनुभव पता लगेगा। तो आपको पता लगेगा, हाँ मेरे भीतर जो अवसाद है, जो परेशानी है, जो दुख है, जो संताप है, जो क्लेश है, जो वेदनाएं हैं, वो ध्यान से दूर हो गई। तो मैं जी सभी जैन को साहब यही कहूंगा बिल्कुल कि सही ध्यान कहा में करें। आपने कि जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपका जो असली अनुभव है वो आप तक आएगा, आपको प्राप्त होगा। अब मैं राहुल जी आपसे ये तो समझना ही चाहेंगे आपसे कि इसको अकेलेपन या अवसाद को कैसे पहचाने, साथ ही उभरने के क्या तरीके हो सकते हैं। साथ ही विशेष रूप से आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी गेम्स जो होते हैं, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम, उसकी कितनी अहमियत है। और अभी अगर देखा जाए तो आउटडोर गेम की एक्टिविटी खास करके युवा या छात्र जो है वो कम करने लगे हैं। इसका भी कितना नकारात्मक या सकारात्मक असर है, आप इसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात को रखेंगे। जी राहुल जी। जी जी जी। रोहित भाई, जो मैं अभी तक सुन रहा था जैन साहब की, सिंह साहब की बात, बहुत टेक्निकल बातें की है। और आपने जो इंडोर आउटडोर गेम्स को लेके बात की है वो बहुत बड़ी बात है। अभी आपने सुना होगा पबजी गेम के बारे में, कितने बच्चों ने पबजी में आत्महत्याएं कर ली है। तो ये क्या है कि ये जो इंडोर गेम्स हैं, ज्यादातर जो मोबाइल के गेम्स हैं, ये लोगों के दिमाग में घुस गए हैं। मतलब आप बच्चा, लोग कहते हैं, मैं भी घर में देखता हूँ कि बच्चे को जब तक कार्टून ना दिखाओ तो वो दूध नहीं पीता है मोबाइल। तो ये समस्याएं शुरू से डाली जा रही है उसके अंदर। मतलब बच्चा बचपन से ही संघर्षशील नहीं हो रहा है। बचपन से ही बच्चे को इस प्रकार से, जैसे आप भी तो रोहित भाई गांव से, हम भी गांव से हैं। बचपन में हमें गांव में 4 पार्ले जी दे दिए जाते थे, सुबह हम दिन भर खुश रहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वो बच्चा, और उसकी अहमियत हमें पता थी, आज बच्चा अगर रोता है या अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो पूरा घर परेशान हो जाता है कि रो क्यों रहा है। अगर थोड़ी सी चोट लग गई तो सीधा वो डॉक्टर के यहाँ लेके पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। हम लोग क्या करते थे, गिरते थे, उठते थे, छुपा लेते कि घर में मार पड़ेगी। वो स्ट्रांगनेस जो हमारे अंदर है, या हमसे ऊपर वाले जो सिंह साहब हैं, जैन साहब हैं, इनकी पीढ़ी में जो स्ट्रांगनेस थी वो अब कम होती जा रही है। दूसरी चीज मैं आपको इंडोर आउटडोर गेम का बताऊंगा कि इंडोर गेम में क्या होगा। इंडोर गेम में की समस्या ये हो गई कि लोग मोबाइल से जुड़े तो हैं, दुनिया से जुड़े हैं, जिसको वो जानते नहीं है, जिसको वो पहचानते नहीं है, जिससे कभी दोस्ती नहीं हो सकती। बस सिर्फ गेम खेलेंगे, गेम खेल के सो जाएंगे। और आउटडोर गेम में क्या होता था, हम क्रिकेट खेलते थे, कंचे खेलते थे, तमाम सारी फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। खेल के साथ साथ उनसे एक दोस्ती, एक फ्रेंड, एक रिश्ता जनरेट होता था, जिनसे कभी कभी हम दिल की आत्मा की बातें शेयर भी करते थे। अब तो वो जो उसका गैप है, वो मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन गैप, वो गैप ही मिट गया है, वो गैप दूर हो गया है। और दूसरी बात रोहित भाई, कि ज्यादातर ये जो समस्या आ कहां से रही है, ये जो समस्या आ रही है, एक तो माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, दूसरी चीज शिक्षा और रोजगार का दबाव, तीसरी चीज पारिवारिक समस्याएं, चौथी चीज रिलेशनशिप में समस्याएं। ये जो युवा है, जो यूथ है, 18 साल से लेके 26, 28, 29 तक,
ये सब लोग इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट बोलूंगा। मैं ये मेरा एक संदेश भी होगा, वो अगर मेरी इस डिबेट को देखें सुने, ये संदेश भी होगा। मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि बुरा वक्त है, तो वो बुरा वक्त है, सबका होता है। अगर सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो सुबह भी होता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल उनको देना चाहूंगा कि अगर मिनट की सुई, घंटे की सुई, जब दोनों 6 और 12 पे होती है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। लेकिन दिन में कई बार ऐसे समय आते हैं कि जब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ होती है। तो ये बिल्कुल भूल जाए कि हमारा अच्छा समय नहीं आएगा, हमारा बुरा समय रहेगा। तो वक्त बदलता है, सबका बदलता है। दूसरी चीज, अपनी लड़ाई खुद से लड़ें। अपने को इतना पॉजिटिव रखें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। दूसरे से कंपेयर ना करें कि वो एसडीएम बन गया, मैं वहीं रह गया। हो सकता है आप थोड़ा सा समय दें, आप उससे भी आगे निकल जाएं। तीसरी चीज, जो आजकल के युवा हैं शहर में रिलेशनशिप पे एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, और फिर बाद में जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है या एक दूसरे का ट्रस्ट जब टूटता है तो उन्हें लगता है कि नहीं हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, और अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन सब युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप घर से दूर हो, पढ़ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जब आप अपने माँ बाप से दूर रह सकते हो, उस माँ से दूर रह सकते हो जिसने आपको पैदा किया, तो दुनिया की हर चीज से आप दूर रह सकते हो। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस उन्हें लाना पड़ेगा अंदर से कि अगर आप अपने माँ बाप से दूर हो तो जिस माँ बाप ने जन्म दिया आप उनसे दूर रह सकते हो, तो फिर ठीक है, कोई मिला बिछड़ा, उसके बिना आपको रहने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिरी में सिर्फ मैं एक कहूंगा, एक बात बोलूंगा कि एक बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल चीज है, मेरे गुरुजी ने मुझे बोली थी। मैं 9वीं क्लास में था और मैं क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो हमारे सामने वाली टीम हमेशा से जीतती आ रही थी। तो मैंने बोला सर, हर कुत्ते का दिन आता है, एक दिन हमारा भी आएगा। तो उन्होंने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ मारा, बोले चुप बेटा, तुम नए लड़के हो और तुम शेर हो, हर दिन तुम्हारा है, जो मर्जी है अपना बनाओ। बस वो शक्ति, इच्छा शक्ति आपको चाहिए, वो मोटिवेशन आपको चाहिए, वो पॉजिटिविटी आपको चाहिए। ये नेगेटिविटी अलग करो कि हम हारेंगे, हम खेलेंगे, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। दो ही चीज है, यही जीवन में रखो, यही नौकरी में रखो, यही व्यवसाय में रखो, यही खेलो कूदो किसी में, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। मैंने ये किया, ठीक है, मिला उसका प्रॉफिट, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, आगे फिर देखेंगे। बस यही एक मेरा छोटा सा मैसेज है। और बाकी जी आखिरी में और मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये पेंडेमिक का दौर है, सबको पता है, कोरोना काल है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस भी खराब हुए होंगे, बहुत सारे लोगों की पढ़ाई भी छूटी होगी, बहुत सारे लोगों की तमाम चीजें हैं जो रुक गई होंगी। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि घर में रहिए, कम निकलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कोशिश करिए कि इस अगर हम अपने घर के अंदर रुक गए तो हो सकता है बीमारी बहुत जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ना तो कोई सरकार रोकेगी, वैक्सीन तो जी अभी आई नहीं। राहुल जी हम उस पे बिल्कुल संक्षिप्त में बात करेंगे। अब हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हमारे साथ जो भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उन लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त संदेश दिया और अच्छी जानकारी दी कि आप जो है सकारात्मक रहें, अपने विचारों में फ्लेक्सिबल रहें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, वो आपका एक बेहतर माध्यम हो सकता है आपके अवसाद को दूर करने का। साथ ही अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा कर रखें। और ये हमारे एक बड़े कवि ने बेहतर लिखा है कि तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तो अगर आपके जिंदगी में अंधकार है तो उजाला भी आएगा। तो आप कॉन्फिडेंस में रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। और अंत में अब अभी अगर वर्तमान हालात की बात करें तो हम अपने जिले गौतम बुद्ध नगर में, जिस जिले से हम लोग जुड़े हैं, लगभग 1050 के आंकड़ों को हम लोग लगभग पार कर चुके हैं। मौत की अगर बात करें तो 15 से अधिक मौत हो चुकी है हमारे जिले में। और यही अगर देश की बात करें तो 3,80,000 के आंकड़े को हम लोग पार कर चुके हैं। तो अंत में आप सभी पैनलिस्ट से एक एक करके संक्षिप्त में आम लोगों के लिए आप लोगों का क्या संदेश है और क्या अपील करना चाहते हैं इस कोरोना काल में। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपकी अपील और संदेश। जी, मैं बस लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे समय को इस रूप में देखिए कि सिर्फ इस रूप में ना देखिए कि कितने लोगों के जीवन की क्षति हो रही है, बल्कि इस रूप में देखिए कि ये कोरोना काल ने आपको वो समय दिया कि आप अपने परिवार में रह करके अपने पारिवारिक जीवन को रीस्टेब्लिश किए,
आप एक हेक्टिक लाइफ से बच करके परिवार में अधिक से अधिक समय दे करके अपने आप को रिजुविनेट कर पाए। एक आप जो है बहुत साफ सुथरे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, आप उस चीज़ को भी देख पाए कि हमारा जो वातावरण है वो कितना विशुद्ध हुआ इस पूरे कोरोना काल के दौरान में। और आपको इस रूप में भी देखना है कि अगर ये समय आया है तो इस समय में हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं को सर्वप्रथम कैसे बेहतर और सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। जब समय निकल जाएगा तो आपकी बाकी जो भी चीजें हैं वो जीवन में गति पकड़ लेंगी। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं किसी भी परिवार के लिए भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य। अगर आप ये अपने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके उसको इंटीग्रेट करके एक साथ जोड़ करके अगर इन 3 आवश्यकताओं को आप पूरा कर पा रहे हैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप इस कोरोना काल में एक विजेता के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। क्योंकि बाकी जीवन में जितने पहलू हैं उन सभी को आप गति दे पाएंगे आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद। तो सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं पर अपने आप को केंद्रित करिए और परिवार को एक साथ जोड़ करके उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे हम टैकल कर पाएं, कैसे उसको सुनिश्चित कर पाएं, सिर्फ इस बात पे अपने समय को दीजिए और अपने मन को लगाइए। जी राहुल जी, आपका संदेश और अपील। जी जी, मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि इस कोरोना के समय में, इस पेंडेमिक में बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां भी खोई होंगी और बहुत लोगों ने अपने बिजनेस भी उनके थोड़े से रुके होंगे, बहुत लोगों की पढ़ाई भी रुकी होगी। तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि रुका है तो चलेगा भी, नौकरी छूटी है तो मिलेगी भी। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप में ये रखिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और ये मत सोचिए कि नहीं मुझे 2 लाख की मेरी कमाई थी, 4 लाख की कमाई थी, 6 लाख की कमाई थी। आज जीवन है, फिर से शुरू हो जाएगा। और कोरोना ने तो हमें बता ही दिया है कि कितने लिमिटेड संसाधनों में हमें आपको जीना है। तो लोग जिए, पूरा भारत लगभग 70 दिन बहुत लिमिटेड संसाधनों में जिया है। तो मैं सबसे यही अपील भी करूंगा, खासकर युवाओं से ये बोलूंगा कि घर में रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जबरदस्ती अगर काम ना हो तो बाहर ना जाएं, अवसाद में ना आए, डिप्रेशन में ना आए। अगर नौकरी गई है तो नौकरी मिलेगी। आपके अंदर काबिलियत है तो काबिलों के लिए तो हर जगह पूरा आसमान पड़ा है, कुछ भी होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। डिप्रेशन में ना जाएं, लड़ें, खड़े हों और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। अपने आप से लड़ें, करियर से लड़ें, पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। सरेंडर, घुटने वही टेकते हैं जिनके अंदर जो कमजोर होते हैं, तो घुटने ना टेकें, लड़े, नौकरी भी मिलेगी, पढ़ाई भी पूरी होगी, डिग्री भी मिलेगी, बिजनेस भी खड़े होंगे, फिर से चलेंगे, फिर से दौड़ेंगे, फिर से सब कुछ सही होगा। जी राहुल जी, जैन साहब, अंत में आपसे आपका संदेश और अपील, साथ ही अपने व्यूअर्स को ये भी हम बताना चाहते हैं कि इस ग्रेटर नोएडा के संरचना में और आरंभिक समय में बेहतर और उन्नत ग्रेटर नोएडा बने, उसमें भी आपका अहम योगदान रहा है। तो संक्षिप्त में आपका संदेश, अपील और मार्गदर्शन भी। जी जैन साहब। देखिए, ये जिस दौर से, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, ये बहुत असामान्य समय है। ऐसा समय जिन लोगों ने 100 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली उन्होंने भी नहीं देखा था। तो ये सामान्य साधारण समय नहीं है, लेकिन ऐसे में हमें एक साधारण व्यक्ति की तरह से ही व्यवहार करना है। हमारा व्यवहार किसी प्रकार से असामान्य ना हो। ऐसे समय में क्रोध आना, ऐसे समय में दुख का आ जाना, परेशानी का आ जाना, ऐसे समय में किसी प्रकार के अवसाद का आ जाना, ये एक स्वाभाविक बात है, आ सकता है, लेकिन ये स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है जो कुदरत ने हमें दिया है, अर्थात हमारा स्वभाव है अहिंसक रहना, प्रेम में रहना, सद्भाव में रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के लिए सोच कर रहना, एक दूसरे के लिए रहना, और किसी भी प्रकार की समस्या है उसे मिल बांट कर उसका हल निकालना। तो आज पूरा समाज, पूरा देश, सभी आगे आ रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, सब कुछ है। ऐसे में हमें भी जितना हो सके, जिसके पास जो सामर्थ्य है, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को, जिनके काम धंधे कम हो गए हैं, छूट गए हैं, या जिनको नौकरी नहीं है, तो उनके लिए कुछ अवसर पैदा हो सके, जो सक्षम लोग हैं वो ऐसा कुछ प्रयास करें। दूसरे, आज हमारे पास समय है। अभी तक हम कहते थे नहीं समय नहीं मिलता। मेरे पास बहुत लोग कहते थे ध्यान तो करना चाहते हैं
लेकिन समय नहीं मिलता। तो आज उनके पास समय है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले तकरीबन 2 महीने से मैं ध्यान की कक्षाएं जो कर रहा हूँ, बहुत लोग उसमें आ रहे हैं, ऑनलाइन ही हम करते हैं और कोई चार्ज उसका नहीं लेते, कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है और आ जाना। तो लोग आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वो अभी भी नहीं आ रहे हैं, समय होते हुए भी नहीं आ रहे हैं। तो अंदर से जो इच्छा शक्ति है उसको हमें बढ़ाना होगा, उसे हमें देखना होगा कि अब समय है तो हम ध्यान कर लें, हम मेडिटेशन कर लें, कुछ किसी के सानिध्य में ना करें, अकेले ही कर लें, अपने घर में ही बैठ के कर लें। जो पहले सुबह आपाधापी रहती थी ऑफिस जाने की, वो पहले आपाधापी रहती थी घर में आके कुछ और काम करने की, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब समय ही समय है। तो उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, स्वयं के भीतर जाने की कोशिश करें, बाहर से निकलकर अंदर आएं, क्योंकि जो भी दुख परेशानी है वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। तो उसको अंदर से ही उसका हल निकलेगा और वो आप ध्यान के माध्यम से कुछ समय स्वयं को देकर, ध्यान नहीं भी करना चाहते अकेले बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, कुछ देर बैठने की आदत डालिए, बिल्कुल अकेले बैठने की आदत डालिए। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 आपके विचारों में, आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा, जो कि आपके स्वभाव का होगा, जो आपका स्वभाव हो। तो अपने में रहें, अपने स्वभाव में रहें, प्रेम से रहें, सबके लिए सोच कर रहें, अपनी उन्नति करें, सबकी उन्नति में सहयोगी बने। मेरी ऐसी ही कामना है और मैं चाहता हूँ सभी लोग इसी मार्ग पर चलें। जी, आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त संदेश दिया। अब ग्रेनो न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स से यही अपील करता है कि जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं या जो भी हमारे शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, वो समय-समय पर grenonews.com के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और अन्य जो हैं वो ट्रस्टेबल रिसोर्सेस से आपको ये जानकारी उपलब्ध होती है, तो उसका पालन आप लोग ज़रूर करें और अपनी जो आपकी जो बेसिक नीड है उसको पहचानें और उसके लिए ही आप घर से बाहर निकलें। अन्यथा आप कोशिश करें कि घर पर रहें और स्वस्थ रहें। और एक बार अंत में आप सभी पैनलिस्ट जो भी हमारे साथ जुड़े, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, जैन साहब, आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।